जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए हम लोग एक सीरीज पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही हो, हम लोग बहुत सारा सीरीज इस पे डिस्कशन कर लिए हैं। और वो सीरीज क्या है, ये जो आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पिछले साल आए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट किए थे। अब बायोलॉजी में चैप्टर इसमें जो चल रहा है, ये बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, लगभग अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज 16वें नंबर क्वेश्चन से करेंगे। और थोड़ा सा एडिशनल बात यह कि जो लोग अभी नए देख रहे हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट में या तो जाके देख लेंगे, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सभी का वीडियो का आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो फिर से बता दें हम लोग, ये लगभग 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आते हैं, जो कि एकदम इससे आपको पूरी तरह से सॉलिड नंबर मिलेंगे। मतलब अगर सही है तो पूरा सही है, इसलिए इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं पता ही है। एक क्वेश्चन में जितने सारे कंसेप्ट हैं वो मिलेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पास में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए। और एक बात और कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये आप बता दें आपको, ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के पैटर्न पे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके वनडे एग्जाम जो से संबंधित बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप क्वेश्चन जहाँ पे बायोलॉजी आता है, मतलब जहाँ पे साइंस आता है 10th लेवल के, तो वो भी उनके लिए भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। आप भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सब लोग यही एनसीईआरटी ढूंढते रहते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से ही उठाए गए। आप जो भी कंप्यूटर एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एनोदर कैरीड आउट बाय। मतलब एक न्यूरॉन से जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, मतलब इंफॉर्मेशन जो जाती है हमारे ब्रेन को, तो वही पूछ रहा है कि वो केमिकल ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन इज कैरीड बाय, वो किसके थ्रू जाती है। क्योंकि देखिए वो मतलब एक इम्पल्स कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है। और यहाँ पे केमिकल ट्रांसमिशन बोला है, तो एक केमिकल होता है, उसका नाम है एसिटिल कोएलिन। एसिटिल कोएलिन के द्वारा ट्रांसमिशन ये होता है, मतलब उसके द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहाँ चल, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कह रहा है, सेल ऑफ स्वॉन्स आर एसोसिएटेड विथ। मतलब स्वॉन सेल्स किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है ना। तो एक्चुअली जो स्वान सेल है, जो आपकी न्यूरॉन्स होती है ना, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, चाहे कह लीजिए न्यूरॉन्स कह लीजिए, तो ये उसी को कट करके दिखाया गया। जो आपकी न्यूरॉन होता है, इधर देखा जाए तो ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे, ये ऐसे, फिर इधर ऐसे करके, जानते होंगे ये नर्व सेल है ना, इस तरह से। तो ये जो न्यूरॉन होती हैं, तो इसी को कट करके दिखाएगा। तो इनके बीच बीच में यहाँ यहाँ ये पाई जाती हैं स्वान सेल्स। ये से एक न्यूरॉन को ना ऐसे कट कर दिया गया है। तो ये मान न्यूरॉन को कट करके दिखाया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यही है स्वान सेल। ये देखिए, तो कहाँ पाई जाती है, ये हमारे नर्वस टिश्यू। अब ये क्या है, न्यूरॉन्स क्या होती है, हमारी नर्वस टिश्यू है ना। तो नर्वस टिश्यू अर्थात ए नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। The area where the medullary sheath is absent in the nerve fiber is called. The area where medullary sheath is absent in the nerve fiber is called. अब देखिए ये न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर है। क्या है, ये एक पूरा न्यूरॉन्स है, मतलब नर्व सेल एक जो होती है, अब वो उसका स्ट्रक्चर है। तो ये वाला क्या है, ये वाला हमने बताया था ना, ये पूरा सेल बॉडी है। क्या है, ये वाला आपका ये सेल बॉडी है, जो ऐसा दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये सेल बॉडी है।
अब उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये एक्सॉन कहलाता है। अब देखिए ये जो एक्सॉन है ना, ये जो एक्सॉन है ये कुछ बीच बीच में ऐसे कटा फिटा रहता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसके बीच में कुछ देखिए ऐसे, ये यहाँ पे कटा, ये यहाँ ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो बीच में है इसको क्या बोला जा रहा है वही पूछा गया था, एरिया वेयर मेडुलरी शीथ इज एब्सेंट। अब ये जो बीच में कटा हुआ है ना, इसमें जो ये वाली लाइन है ये मेडुलरी शीथ की होती है। जैसे मान लीजिए इसको हम बड़ा करके यहाँ पे समझाए ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये मान लीजिए बीच का एक कोई पार्ट है, अब इसमें कोई एक कवरिंग की जाए, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये कवरिंग की जाए तो देखिए ये पूरी माइलिन शीथ, जो शीथ है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना, या माइलिन कवरिंग बोलते हैं इसको। अब ये बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ छूटा हुआ, यहाँ छूटा हुआ, छूटा, तो ये जहां पे नहीं है कुछ, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। जो यहाँ पे छूटा हुआ है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड। एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल को बाहर से ऐसे कवर करती है ना, मतलब उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन देती है। तो सभी का ना, अब हर जगह पे सेल मेम्ब्रेन का अपना अलग अलग नाम हो सकता है। तो ये पूछा है कि ये सेल मेम्ब्रेन एक्सॉन के को क्या बोलते हैं? अगर कोई एक्सॉन है तो उसके सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? तो जैसे मान चलिए कि मान लीजिए एक्सॉन की ये वाली लेयर गई है एक्सॉन की, तो अब यहाँ पे इसके बाहर ये एक कवरिंग होगी, इसके बाहर क्या होगी? ऐसे कवरिंग, है ना। अब ये जो कवरिंग है ये किससे मिलके बनी है? यही होती है। अब यही एक कवरिंग को क्या कहलाएगा? यही सेल मेम्ब्रेन है। तो अब इस सेल मेम्ब्रेन के एक्सॉन को, एक्सॉन सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? अब देखिए अगर आप इसको बीच से ऐसे कट कर दे, मतलब जैसे मान लीजिए हमारी ये एक्सॉन है और इसको मैं ऐसे कट कर देंगे, तो जब ऐसे कट करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गोला सा दिखेगा। तो ये वही वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ये वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब इसमें देखिए ये वाला है पूरा एक्सोप्लाज्म, इसके अंदर जो भरा हुआ है ये है एक्सोप्लाज्म। पास में आई? और इसको अभी हम ये जो कवर करने चल रहे हैं, मतलब ये देखिए ये वाली लेयर, ये जो लेयर है जो दिखाई दे रही है, जिसको हम रेड से कर रहे हैं लेकिन वहां पे कोई दूसरी कलर है, बैगनी कलर की। ये जो लेयर है इसी को पूछा गया कि इसका क्या नाम है, ये वाली लेयर। तो सबसे नीचे क्या होगा? इसको बोलते हैं एक्सोलेमा, और जो भरा हुआ फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। अब इसके बाद एक्सोलेमा के बाद जो लेयर है ये सब माइलिन लेयर है, जो यहाँ पे हमने बताया था अभी जो पिछले वाले में, इस वाले में देखिए ये माइलिन लेयर थी, ये वाली माइलिन शीट। ठीक है, तो ये है एक्सोप्लाज्म जो लिक्विड भरा हुआ है, और जो इसको घेर के रखती है वो है एक्सोलेमा। आप समझ गए होंगे क्या? अगर इस एक्सॉन को, मतलब इस नर्व सेल को, इस वाले को, इसको यहां से कट कर दिया जाए, ये पूरा एक्सॉन का लेयर है, यहां से कट कर दिया जाएगा, यहां से कट कर दिया जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। जो ऐसा दिखेगा तो बीच में क्या भरा होगा? एक्सोप्लाज्म। और जो ये वाली उसको घेर के रखती है ये वाली एक्सोलेमा है। बाकी ये जो दिख रही है ये सब क्या है? माइलिन लेयर। तो इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। बात में आ गई? ठीक है, तो अब आपसे इसके बाद भी कोई मान क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सोलेमा के बाहर जो होगी क्या होगी? माइलिन लेयर या माइलिन शीथ होगी। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। रिफ्लेक्स एक्शन, 1 2 3 4 एक्शन ऐसे बोलते हैं ना। रिफ्लेक्स एक्शन पूछा गया, रिफ्लेक्स एक्शन में से क्या है? ये इनबॉर्न या इनहेरिटेड होता है? हाँ होता है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, बिल्कुल ये चेंज नहीं हो सकता है ना। इट इज द ऑटोमेटिक एंड अकर्स विदाउट द विल ऑफ द इंडिविजुअल्स, मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाता है। रिफ्लेक्सेशन पहले होता क्या है? रिफ्लेक्सेशन मतलब ये होता है कि देखिए अगर हम देखें तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ये यहाँ पे ये ब्रेन है, और इससे कनेक्टेड क्या है? ये वाला स्पाइनल कार्ड है, और ये वाला क्या है? ब्रेन है। तो अब पहले इंफॉर्मेशन मान लीजिए कहीं पे कुछ भी स्टिमुलस गया तो पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? स्पाइनल कार्ड को, और फिर स्पाइनल कार्ड से चली जाएगी ब्रेन को।
तो ब्रेन फिर उसमें डिसीजन लेगा क्या करना है। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे हाथ रख दिए, अब ये गर्म है, तुरंत ब्रेन को क्या, ब्रेन से हट गया, है ना। तो ऐसा गया, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। हम कोई भी स्टूडेंट हमारे उसमें जाएगी तो स्माइल कार्ड से होके ब्रेन को जाएगी, ब्रेन वैसा डिसीजन लेगा। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं इसमें ब्रेन का काम नहीं रह जाता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये अच्छा एक बात और, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये कुछ तो हमें जन्म से मिलते हैं, है ना, बाई बर्थ, और कुछ इसको हम लोग गेन करते हैं, कुछ इसको हम लोग गेन करते हैं बाद में। तो कुछ बर्थ से जो मिलते हैं उसे बोला जाता है इनबॉर्न। तो ये इनहेरिटेड मतलब इनबॉर्न, जन्म से मिलते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके सामने क्या, जैसे आंख में दिखा देंगे तो उसकी आंख बंद हो जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये उसका इनबॉर्न है, मतलब ऐसे आंख बंद कर लेगा। जैसे आप कैमरा ना ऐसे कर देंगे तो आंखें बंद हो जाएगी, इस तरह से ये इनबॉर्न हो गया। बहुत सारा इसमें पिन चुभा देंगे, हटा लेगा, इसे पहले बात जन्म से लेके आया है। लेकिन अगर अगर देखिए कुछ रिफ्लेक्शन ऐसे हैं जो हमें बाद में सीखते हैं, जैसे मान लो साइकिल चलाना, कंप्यूटर जो करते हैं, टाइपिंग करने वाले, डांसिंग, है ना, ये सब चीजें हैं, म्यूजिक, सब क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं, लेकिन बाद में सीखा जाता है। अब जैसे मैं साइकिल चलाना सीख गए, अब कहीं जा रहे हैं, अचानक से कोई सामने आएगा, ब्रेक कब लग गई आपको समझ में नहीं आएगा, बात में आएगी। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसमें होता क्या है, इसमें ब्रेन का काम नहीं होता है, इसमें जो ये स्पाइनल कार्ड है, इसी स्पाइनल कार्ड में एक मेमोरी स्टोर बन जाती है। क्या हो जाती है, मेमोरी स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से बिना हमारे कुछ बोले ही वो तुरंत एक्शन करेगी और वो चीजें हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, द स्पाइनल कार्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये यहां पे ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। अब ये जो ब्रेन है, ये वाला, देखिए ये ऐसा ब्रेन है और ये ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अब देखिए ये वाला, ये है ना, ये है लोअर पार्ट, ये है लोअर पार्ट। अब ये लोअर पार्ट है ये ब्रेन का, तो इसमें क्या होता है कि जहां से ये ब्रेन खत्म होता है उसके नीचे वाले पार्ट से आपका स्पाइनल कार्ड निकलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर बनाए एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के समझाना चाहेंगे, तो देखिए ये मान लीजिए ब्रेन है, ये वाला क्या है, ये ब्रेन है, और ब्रेन से ही यहाँ पे नीचे ऐसे निकलेगा रिफ्लेक्स वो स्पाइनल कार्ड। ये सब क्या है, ये है आपके स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन का, अब देखिए ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, तो ब्रेन के किस पार्ट से, अब ये नीचे वाले पार्ट से स्पाइनल कार्ड निकलेगी। अब नीचे वाला पार्ट कौन है, ये देखिए यहाँ पे ये है। अब यही आगे चल के स्पाइनल कार्ड बनेगी, ये स्पाइनल कार्ड बनेगी। तो नीचे वाला कार्ड क्या है, ये है मेडुला, कहिए या मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये कुल मिलाकर मेडुला से स्पाइनल कार्ड निकलती है। और जानते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड अगर देखा जाए तो ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड, ये दोनों मिला के कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, बात समझ आ गई। अब देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, कहां से निकलता है, ये मेड्यूला से, मेडुला ऑब्लांगेटा अर्थात मेडुला। ये आंसर क्या होगा इसका, मेड्यूला, बात समझ आ गई। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए, ऑल द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए एक होता है हमारे बॉडी में वॉलेंट्री एक्शन और एक होता है इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री का मतलब ये होता है जो हमारे इच्छाओं पे चले, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। और जो हमारे इच्छाओं पे ना चले उसे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। तो जो हमारे इच्छाओं पे चले वो वॉलेंट्री, और जो नहीं चलेगा इनवॉलेंट्री। अब देखिए इच्छा में, जैसे मान लें मेरा मन है हाथ ऊपर कर रहे हैं, मेरा मन है पढ़ा रहे हैं, मेरा मन है बोल रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब वॉलेंट्री है। मतलब मसल्स कंट्रोल पूरा, मस्कुलर एक्शन पूरा वॉलेंट्री होता है। और कुछ ऐसे इनवॉलेंट्री, मतलब सॉरी सारा मसल नहीं, कुछ मसल्स हैं जो कि वॉलेंट्री मसल्स हैं,
जो मेरी ये सब हाथ पैर की मसल्स है। अब कुछ इनवॉलेंट्री है, जैसे मान लीजिए मेरा इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होता है, कुछ ऐसे 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 करके, एक बार यहाँ उठेगा फिर पीछेगा। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कहलाता है, क्या बोला जाएगा, इनवॉलेंट्री, अपने आप होता रहता है। अब अंदर हम लोग खाना खा लिए, डाइजेशन चालू हो गया, डाइजेशन क्या है, इनवॉलेंट्री, अपने आप होता रहेगा, उसमें किसी कंट्रोल नहीं है। भूख लगेगी हमको, एक वो मिलेगा स्टिमुलस, ये सब क्या है, ये सब इनवॉलेंट्री में आते हैं। तो आप देखिए ये सब जो होते हैं ना, कोई तो कंट्रोल करता है ना ब्रेन में। ब्रेन में जो हमारी खोपड़ी है यहाँ पे, अब इसमें सबका अलग अलग रीजन बटा हुआ है कि कौन किसको कंट्रोल करेगा। तो पूछा गया ये जो वॉलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे सेरिब्रम, क्योंकि ये सब ब्रेन के पार्ट हैं, हम लोग पढ़े हैं डिटेल क्लास में, तो ये सब ब्रेन के पार्ट है। क्या सेरिब्रम होगा कि सेरिबेलम होगा कि पेंस होगा कि मेडुला होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेरिब्रम होता है जो कि कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन को। ठीक है, तो सेरिब्रम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए इसको क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्रमोट द राइपनिंग ऑफ फूड। अब देखिए ये प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहा है। हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे आ गए हैं, यहाँ पे ये प्लांट पे आ गए हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स प्रमोटिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फलों के पकाने में कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअली प्लांट में अगर हम लोग बात करें, प्लांट में दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है ग्रोथ प्रमोटर, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर दिखाई दे रहा है, और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, जैसे इसमें क्या है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, है ना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और ए लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में जिबरेलिन। ये तीनों हार्मोन्स क्या हैं, ग्रोथ प्रमोटर। और ये वाला जो है इसमें देखिए आते हैं आपका ये ABA एब्सिसिक एसिड बोलते हैं जिसको, और एक ये है इसके अकॉर्डिंग इथाइलिन, जो इसमें दिया है ये होता है इथाइलिन। तो ये दोनों क्या है, ये इनहिबिट करते हैं, मतलब क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करना का काम कौन होता है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। और इनहिबिट करने का काम होता है कि अगर ABA और इथाइलिन की होगा तो उसको इनहिबिट कर दें। और जब कोई भी फल जब पकता है तो क्या है, उसकी ग्रोथ को रोका जाता है, मतलब उसमें उसको राइपनिंग में उसकी ग्रोथ को रोका जाता है। इसमें कौन सा काम करता है, इथाइलिन, है ना। अब लोग मार्केट में मिलता है कार्बाइड नाम से लाते हैं, जो कि लोगों को उसमें फल में पकाते हैं, जो फल वाले होते हैं कार्बाइड से, तो वही वाला कंटेंट इसमें होता है इथाइलिन, ये की वजह से वो है उसमें पकाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। अब अभी हमने बोला कि ऑक्सिन क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर या प्रमोटर कर लीजिए, ग्रोथ रेगुलेटर या प्रमोटर। अब ये क्या, कहां कहां पे ये इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है। तो देखिए एक्चुअली जो ऑक्सिन होता है ना, ऑक्सिन मान लीजिए ये प्लांट का पार्ट है ऐसे, तो ये वाला जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ये है एपिकल पार्ट, है ना। तो अब ये जो एपिकल पार्ट है, अब ये एपिकल पार्ट मतलब जैसे कि ये लीफ है, ओ सॉरी स्टेम है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ना, कहीं तो कहीं पार्ट होगा ना, तो वो सारा क्या कहलाता है, एपिकल पार्ट। अब वो एपिकल पार्ट जो है उसी में ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है एपिकल पार्ट में। तो अब जैसे मान लो ये ब्रांच है तो इसका एपिकल पार्ट यहाँ होगा, ये भी, ये ब्रांच है यहाँ पे होगा एपिकल पार्ट, ये भी, जहां जहां पे होगा एपिकल पार्ट क्या होगा, उसका फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा ऑक्सिन की। तो एपिकल वाले सारे पार्ट में, इसीलिए ऑक्सिन की वजह से एपिकल डोमिनेंसी होती है। एपिकल डोमिनेंसी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तेजी से ग्रोथ करेगा, ये वाला पार्ट तेजी से ग्रोथ करेगा, ये वाला पार्ट तेजी से ग्रोथ करेगा। तो ऐसे जो ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी, मतलब एपिकल वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है ना। तो इसका यूज उसमें भी क्या आता है, जो
किसी भी गार्डन में जो बाउंड्री बनाई जाती है किसी प्लांट की, उसमें हेजेज लाइक स्ट्रक्चर मतलब झाड़ी लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है और फिर उसकी कटिंग किया जाती है जिससे कि जल्दी जल्दी पार्ट निकले, एपिकल डोमिनियन एपिकल पार्ट निकलते रहे और ज़्यादा पूरा झाड़ी की तरह हेजेज लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हार्मोन्स जो होता है ऑक्सीजन है और इसका आंसर क्या होगा, एपिकल ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर ग्रोथ लंबाई होगा, देखिए इंटर कैलोरी इसमें होता है, ये सब जिबरेलिन काम आते हैं, है ना, जो लंबे करते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है, प्लांट को बहुत देर तक हरा भरा रखता है ना, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो साइटोकाइनिन हो गया। चलिए अब देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन्स। अब देखिए इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन्स नहीं है, इनमें कौन सा प्लांट हार्मोन्स नहीं है ये पूछ रहा है। ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन और ये सॉरी ये वाला एस्कॉर्बिक एसिड लिखा है, सॉरी ये है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी प्लांट हार्मोन्स है, ये भी प्लांट हार्मोन्स है, ये भी प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स कौन नहीं है, ये एस्कॉर्बिक एसिड, ये प्लांट हार्मोन्स नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेना ऑफ फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म प्लांट में, फोटोट्रॉपिज्म में इनमें से कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए अगर देखा जाए ना तो फोटो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइट। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट कहां से आती है, सन से, है ना। लाइट कहां से आती है, सन से, मतलब सूरज से। तो ये जो इस हार्मोन्स की वजह से प्लांट लाइट की ओर झुकता है। जैसे आप मान लें एक ऐसे देखेंगे ना, अगर किसी एक अंधेरे कमरे में प्लांट को रख देंगे तो उसमें अगर कहीं ना कहीं से प्रकाश आएगा, जब प्लांट की ग्रोथ होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक गमला लिए और हम लोग इसमें प्लांट एक ग्रो कर लिए ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे ये प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें इधर सन है ये वाला, तो ये क्या करेगा ना, इसका झुकाव पूरा इधर हो जाएगा, इसका झुकाव क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट की वजह, सन की वजह से ये सन इधर ले आएगा, तो जिधर से लाइट आएगी उधर झुक जाएगा, तो उधर बैंड हो जाएगा। तो ये किस वजह से होता है, ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। कौन सा हार्मोन्स, कहाँ गया, ये ऑक्सीजन। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों है ना, इसके लिए एक बात बताएं कि कैसा ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि देखिए बता रहे हैं, आपने बताया कि ये ऑक्सीजन में से होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि अगर देखिए मान लीजिए कोई एक प्लांट का पार्ट है, अब हम अगर कह रहे हैं कि ये इधर झुक गया है, इधर इधर झुकने का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। तो इधर हो गया मोटा, जब इधर मोटा हुआ था ना, ये ऐसे बाइंड कर दिया, इस मोटा होने की वजह से यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से इसको ऐसे झुका देता है, तो इधर मान लीजिए सनलाइट है, इधर सन है, तो ये इधर झुक जाएगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज। अभी हमने बताया था कि प्लांट हार्मोन्स दो टाइप होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये पूछा है एब्सिसिक एसिड, अब याद करिए एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर में आएगा, इसमें आएगा ये ग्रोथ इनहिबिटर है, क्या है, ठीक है। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ये इसमें आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये हार्मोन जो होता है क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो कहाँ है, इंक्रीज द लेंथ, नहीं गलत है। ठीक है, प्रमोट द सेल, गलत है। ये इनहिबिट द ग्रोथ, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। आगे बात समझ में, तो ये हो गया। अब देखिए अगले पे आइए। द प्लांट हार्मोन्स विच ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अब ये भी देखिए, ये क्वेश्चन भी वही कह रहा है
ये बोल रहा है द प्लांट हार्मोन्स विच ट्रिगर द फॉल ऑफ मेच्योर लीफ। जैसे मान लीजिए ये प्लांट का ये पार्ट है, स्टेम है, और इसमें ऐसे लीफ हैं, ये है ना, व्हाइट लीफ नहीं होती, लीफ तो ग्रीन होती है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये पत्ती इसकी पीली पड़ जाए, जैसे ये क्या देखिए, ये मान चलिए इसकी पत्ती पीली पड़ गई, ये देखिए इसकी जब पत्ती पीली पड़ जाएगी, येलो हो जाएगी, तो वो नीचे ऐसे यहाँ से ऐसे कट जाएगी और ऐसे नीचे जमीन में गिर जाएगी। तो वो किस वजह से होता है? तो ये भी देखिए, अगर कटना है, गिरना है, तो इसका मतलब ग्रोथ को रोका जाएगा। मतलब क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स इसमें काम करेगा, है ना। तो ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। ये देखिए एब्सिसिक एसिड अर्थात बी नंबर इसका आंसर होगा, है ना। तो ये हो गया इसका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। ये पूछ रहा है कि एक सनफ्लावर है, ये क्वेश्चन में एक सनफ्लावर है, तो आप जानते होंगे ना सनफ्लावर, उसका नाम ही सनफ्लावर, क्योंकि जिधर जिधर सनलाइट जाएगी उसका वो ऐसे झुकाव ऐसे ऐसे चलता है, इसमें इधर सन घूमेगा ना तो ऐसे से झुक जाएगा, मतलब जिधर सन होगा उधर झुक जाएगा। तो वो किस वजह से होता है? तो देखिए सन का मतलब क्या होता है, देखा जाए ना तो सन का मतलब क्या है, ये इसमें क्या आती है, लाइट। सन में क्या आती है, लाइट। अब लाइट लाइट है तो लाइट को ये भी तो बोल सकते हैं फोटो। ये लाइट क्या है, फोटो। ठीक है, अब फोटो, तो अगर लाइट की वजह से कोई चीज उधर घूम रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, किस वजह से होता है, फोटोट्रॉपिज्म की वजह से। तो कहां होगा फोटोट्रॉपिज्म, ये है, देखिए फोटोट्रॉपिज्म अर्थात डी नंबर इसका आंसर सही होगा। अब जानते हैं जो फोटोट्रॉपिज्म होता है ना, ये एक्चुअली दो टाइप होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो निगेटिव जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बताएं फोटोट्रॉपिज्म जो है, देखिए थोड़ा समझा दे रहे हैं, ये मान लीजिए फोटोट्रॉपिज्म है ना, तो एक ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ये फोटोट्रॉपिज्म, पहले पॉजिटिव करते हैं ना, चलेगा, फोटोट्रॉपिज्म। और एक होगा, दूसरा का होगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो देखिए पॉजिटिव मतलब अगर लाइट की ओर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, है ना। जैसे क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए इधर सन है, सन के इधर से लाइट, जिधर से लाइट आ रही है, तो अगर इसकी ओर जाएगा तो पॉजिटिव कहलाएगा। अब ऐसा क्या होता है, जो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है वो किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसमें इसका अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आएगा स्टेम। मतलब स्टेम हमेशा सन की, ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर घुस जाएगा, वो हमेशा सन की ओर जाएगा, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट है, देखिए रूट अपोजिट जाती है तो क्या कहलाएगी, जो इसका एग्जाम्पल है ये है इसका रूट, है ना। तो रूट हमेशा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। अब अच्छा जानते हैं ये तो फोटोट्रॉपिज्म हो गया। इसी तरह से जैसे फोटोट्रॉपिज्म होते हैं ना, इसी तरह से कीमोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म, तो वो भी होते हैं, हम लोग क्लास में उसको डिस्कस किए हैं। अब ज़्यादा अगर करेंगे तो डिटेल चला जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये पॉजिटिव, अब जैसे मान लीजिए ये रूट है ना, तो रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, क्योंकि ये अर्थ की ओर जाएगी। अब रूट का उसका नेचर ऐसा है, मतलब उसके अंदर इतना सेंस है कि हमको रूट है तो हमको अंदर जाना है जमीन के अंदर, और स्टेम है तो हमको ऊपर जाना है, इतना सेंस है उसमें, बात समझ आएगी। अब इसी तरह से अगर इसको देखें स्टेम को, तो जो स्टेम होता है, ये देखिए ये निगेटिव क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म,
ये पॉजिटिव है जियोट्रॉपिज्म, तो ये होगा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। बात में आ गई? ये है, ये आपका निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। अब ये क्या था? ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म था। बात में आ गई? तो ये बात हो गई। अब देखिए इसी तरह से कीमोट्रॉपिज्म का भी होता है, तो थोड़ा सा डिस्कस किया, उसको भी कर दें। अब ये जो कीमोट्रॉपिज्म, ये क्या है? देखिए ये भी दो टाइप का होता है। अब एक होगा पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म और दूसरा होगा निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है। अब पॉजिटिव मतलब देखिए, पॉजिटिव कीमो मतलब केमिकल, अगर केमिकल की ओर कोई जा रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल से दूर जा रहा है तो उसको निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अब केमिकल ज्यादा किसी को नहीं पसंद है, प्लांट के किसी भी पार्ट को केमिकल ज्यादा नहीं पसंद है, अक्सर निगेटिव होते हैं। लेकिन एक स्थान है, जानते हैं कहां पे? एक्चुअली जब, यही बना देना छोटा सा, जब ये जब आपकी पोलन ट्यूब बनती है स्टिग्मा पे, जब जाकर कोई पोलन ग्रेन्स गिरता है ऐसे स्टिग्मा पे, तो उसमें क्या बनती है ना, उसमें एक पोलन ट्यूब बनती है ऐसे। ये पोलन ट्यूब जो बनती है, ये पोलन ट्यूब फिर ऐसे नीचे यहाँ पे ओवरी का में ओव्यूल रहते हैं उसकी तरफ ये मूव करती है। ये जब मूव करती है तो ये इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, वाला पार्ट। जब ये ऐसे जाके यहाँ पे मूव करती है ना, तो इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से ये जर्मिनेट करके ऐसे जाती है। तो ये जो जर्मिनेट करके जाना होता है यही है क्या, के पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म इसका। और बाकी जैसे कहीं रूट है उसमें बगल में बहुत खतरनाक केमिकल डाल देंगे ना तो वो उससे दूर चली जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, निगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। और ऐसे भी कोई प्लांट है उसमें केमिकल आप डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उससे दूर जाने का प्रयास करेगा, अगर नहीं जाएगा तो सूख जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये पॉजिटिव निगेटिव हम लोग इसको क्लास में डिस्कस किए हैं, बस ज़्यादा इसमें बस बता दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चाहे ये आए फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और कुछ भी आए, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 29-29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द प्लांट पार्ट विच एक्सिबिट द निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये देखिए अब ये आ गया जियोट्रॉपिज्म की बात। तो ऐसे में क्या होता है कि जियो मतलब अर्थ, अगर दिखाई दे रहा है, अगर देखिए ये जो जियोट्रॉपिज्म है, ये जियोट्रॉपिज्म भी दो टाइप का होगा ना। क्या होगा, एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और एक होगा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जो होगा, अब पॉजिटिव मतलब रूट जो होगी वो अंदर जाएगी ना जमीन के अंदर, तो क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो उससे अपोजिट जाएगी निगेटिव, तो इसमें क्या पूछा है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो निगेटिव में अपोजिट क्या आता है, जैसे मान लीजिए ये सीड है, जब जर्मिनेट करती थी इधर इधर जाती है, ऐसे रूट बनती है और ये इधर निकल के ऐसे स्टेम बनता है, तो ये कहलाएगा निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि नीचे जमीन है, धरा हमारी नीचे है। अब ये कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा पॉजिटिव। बात में आ गई? तो ये पॉजिटिव वो निगेटिव, तो इसको बोला जाएगा ऐसा, क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, स्टेम। तो जो निगेटिव होता है वो स्टेम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेम। तो हम लोग अभी आज 30 क्वेश्चन किए, सॉरी 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक, लगभग 15 क्वेश्चन। अभी कुछ इसके और पार्ट हैं, लगभग इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं क्योंकि टॉपिक लंबा है, इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा है। और हम लोग इसमें कुछ ना एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लिए हैं, जो आपकी एनसीईआरटी होती है, एन गलत है क्या, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें पीछे बुक एक आती है एग्जाम्पलर, उसके सारे क्वेश्चन भी इसमें कुछ डाले गए हैं, इसलिए क्वेश्चन और ज्यादा लंबे हो रहे हैं, तो हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें इतना क्वेश्चन करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, कुछ और पार्ट जो आएगी इसके बचे हुए हैं उसको करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और फिर उसके बाद मैथ वाला भी हम लोग करवाएंगे सर। ठीक है, तो ये हम लोग
कर रहे हैं क्वेश्चन, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको देख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। और आपका ये प्रैक्टिस आप लोग फिर बता देने कि आपका एमसीक्यू की जो वेटेज है, एमसीक्यू का वेटेज कितना है। ये वेटेज लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आपके आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन आएगा। और 20 क्वेश्चन छोटा मोटा बात नहीं है। बस इसको आप एक बार पूरा देख लेंगे, प्ले लिस्ट में नीचे पूरा डला है, देख लेंगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इधर उधर घुमा के आते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं आते हैं। बस ये हम नहीं कहेंगे कि सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं ऐसा, जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस कंसेप्ट इससे आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इस कथा को यहीं खत्म करते हैं। अगली कथा में फिर से मिलेंगे। ओके।